हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो एज यू ऑल नो दैट आप लोगों का नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड इस वेबसाइट पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दैट इज़ nursing.upsdc.gov.in। ओके, बट काफ़ी स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। कल से मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं अबाउट काउंसलिंग एलिजिबिलिटी, दैट कौन एलिजिबल है, कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है एंड कौन नहीं करा सकता है। सो अभी मैं 2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाऊंगी एज अ प्रूफ, जिससे ये क्लियर हो सके दैट कितने मार्क्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं एंड कौन कौन अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग वाले पोर्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन नर्सिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है, सिलेक्ट कोर्स, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा एंड देन फिर यहाँ पर आपको लॉगिन, ये जो बटन दिख रहा है इस पर लॉगिन करना है। तो पहले मैं उस स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखाती हूँ जिसका मार्क्स 73 है एंड वो बिलोंग करता है एससी कैटेगरी से, राइट। तो इसका देखते हैं रजिस्ट्रेशन हो पाता है कि नहीं। तो ये 100 से बिलो मार्क्स है और एससी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। सो एज यू कैन सी, जब मैंने यहाँ पर इस बच्चे का लॉगिन करने का ट्राई किया तो यहाँ पर इसने मुझे डायरेक्ट बोल दिया दैट यू आर नॉट एलिजिबल, योर मार्क्स इज़ लो, राइट। यानी ये जो स्टूडेंट है जिसका एससी कैटेगरी है एंड इसका 73 मार्क्स है, ये एलिजिबल नहीं है, इसका जो मार्क्स है वो कम है, राइट। तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा। एंड अगर आपको याद हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यही चीज़ आपसे बताई थी दैट जो बच्चा एलिजिबल है, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है, सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी एंड साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने बताया था कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो एटलीस्ट 80 प्लस होना चाहिए, 80 प्लस होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो ये एससी वाला कैटेगरी स्टूडेंट 73 मार्क्स का है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसने नॉट एलिजिबल बता दिया, ठीक है। तो वही स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो एलिजिबल है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ ऐसे स्टूडेंट का जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका 100 मार्क्स है। अब इसका देखते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो पाता है सक्सेसफुली या नहीं, ठीक। सो एज यू कैन सी, मैंने इस 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट का लॉगिन करने का ट्राई किया तो ये ईजिली लॉगिन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं उसकी पर्सनल डिटेल्स अभी शेयर नहीं करूँगी पूरा, लेकिन ये ईजिली लॉगिन हो गया, तभी यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल वाला जो पेज है वो ओपन हो पाया, ठीक है। तो इससे ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि जो बच्चा एलिजिबल है, यानी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए जिसका मार्क्स 80 या 80 प्लस होगा वो रजिस्टर कर पाएगा, और जो जनरल या ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका एटलीस्ट 100 मार्क्स या 100 प्लस मार्क्स होगा, तब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। बाकी आप लोग चाहते हो तो आप यहाँ पर अपना डिटेल्स, जो भी पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन वाला पेज, वहाँ पर आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा फिल करके ट्राई करना लॉगिन करने का, आपको वही बता देगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो या नहीं। जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए वो एलिजिबल है तो उसका पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा, एंड जो नहीं एलिजिबल है तो उसका इस तरह से इनवैलिड बता देगा या नॉट एलिजिबल बता देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम था या जिसको ये डाउट था कि कौन एलिजिबल है, कौन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ये अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं डीजीएमई के ऑफिशियल नोटिस की। कल रात को ही डीजीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस रिलीज़ किया गया था काउंसलिंग रिगार्डिंग, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपकी नर्सिंग काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं वहाँ पर क्या मैंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कल रात को ही रिलीज़ किया गया था 8 तारीख को, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट्स फॉर यूपी नर्सिंग 2022। ओके, तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। सो एज यू कैन सी, ये जो भी कैंडिडेट्स के लिए जो गाइडलाइंस है ये ओपन हो गई हैं, एंड जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं ये वही हैं जो पहले जो आप लोगों का नोटिस आया था काउंसलिंग रिगार्डिंग, वही पॉइंट्स यहाँ पे इन लोगों ने फिर से रिपीट किए हैं। तो आप लोग चाहो तो इन पॉइंट्स को फिर से पढ़ लेना, बाकी मैं जल्दी से एक बार रिव्यू दे देती हूँ कि इन पॉइंट्स में क्या दिया है। जो ये पहला पॉइंट है ये वही है दैट कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना एडमिशन कराता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, यानी कि आप लोगों को अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आप डोनेशन वगैरह के थ्रू एडमिशन नहीं करा सकते, वो इनवैलिड एडमिशन माना जाएगा, ठीक है। एंड फिर दूसरा पॉइंट भी वही लिखा है दैट किसी भी अनाधिकृत संस्था, व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। यदि भविष्य में ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध में इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा, जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक। तो वही पॉइंट्स है कि आप लोग अगर
अनक्वालिफाइड स्टूडेंट हो और किसी और पर्सन के थ्रू आप लोग डोनेशन के थ्रू एडमिशन लेके जाते हो, तो बाद में अगर इंस्टीट्यूट को पता चलता है, कोई शिकायत प्राप्त होती है इससे रिलेटेड, तो वो लोग आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक। एंड फिर यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो यही है दैट प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेज में संचालित बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की सीटों पर प्रवेश वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस भरी जाएगी। तो जब ये आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा तब आप लोग अपना चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की चॉइस भरी जाए जिनमें प्रवेश हेतु वे इच्छुक हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं आप लोग चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही कॉलेजेस चूज़ करना जिसमें आप सच में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि बाद में क्या होगा, आपको वो कॉलेज मान लीजिए अलॉट होता है और फिर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आता है या आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो, तो उस केस में जो आपका सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट होगा 5000 वो रिफंडेबल नहीं होगा, तो इससे आपका ही लॉस होगा। इसलिए बेटर होगा कि जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो सिर्फ उसी को अपना चॉइस फिलिंग में फिल करिए। ठीक है। एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की अनलिमिटेड है, आप कितने भी चूज़ कर सकते हो कॉलेजेस, लेकिन जो टॉप के जो आप भरोगे 10 या 15 कॉलेजेस, तो उनमें वही कॉलेजेस फिल करना प्रायोरिटी से, जिसमें प्रेफरेंस देना जिसमें आप सच में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक। फिर बोल रहा है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इन्होंने यही चीज़ अपने पहले नोटिस में भी मेंशन की थी कि जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो बाद में आपको चॉइस लॉक करना भी पड़ेगा। मान लीजिए आपने फिल करके छोड़ दिया और लॉक नहीं किया, तो उस केस में आपकी जो चॉइस फिलिंग आपने फिल की है वो इनवैलिड हो जाएगी, फिर आपको एडमिशन और कॉलेज अलॉटमेंट में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे अभ्यर्थी को सीट आवंटित के पश्चात आवंटित कॉलेजों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित शिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो जो आपका सिक्योरिटी फ़ीस वगैरह है वो आपको डिपॉजिट करना होगा, ट्यूशन फ़ीस वगैरह, उसके बाद आपका एडमिशन वगैरह होगा। ठीक। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है ये लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्रीय काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेश, ये वही पॉइंट है जो मैंने पहले बताया था कि अगर मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया फिर आपको वो कॉलेज ठीक नहीं लग रहा, आप दूसरा सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो रिफंडेबल होगा आपका 5000, बट अगर आपने जानबूझ के छोड़ा है और फिर आप सेकंड में आ रहे हो तो उस केस में फिर आपको 5000 रुपीज़ फिर से जमा करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये इसी से रिलेटेड है, आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है उससे रिलेटेड। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनको गवर्नमेंट जो भी देगी सुविधा वो सब के बारे में है। एंड फिर यहाँ पर ये अटल बिहारी वाजपेयी का ये जो काउंसलिंग प्रोसीजर उससे रिलेटेड है। एंड ये देन फिर इसके बाद जो EWS वाले कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनका जो डिसेबिलिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट था उससे रिलेटेड ये पॉइंट है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से। ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए आप लोगों को शेयर किए, ये तो आपके पहले नोटिस में भी थे जो इन्होंने वापस से रिपीट किए, लेकिन अब ये नीचे के जो पॉइंट है ये न्यू है एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं फॉर दोज जो यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही अर्ह होंगे। मतलब कि स्टेट कोटा की सीट्स के लिए जो यूपी स्टेट्स वाले स्टूडेंट हैं वही एलिजिबल माने जाएंगे, यानी सिर्फ वही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। जो अदर देन यूपी हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज में मे बी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, उनको पता होना चाहिए कि उन लोगों को गवर्नमेंट में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। ठीक है। तो जो यूपी के बच्चे हैं तो पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो एलिजिबल माने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए या स्टेट के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए। ठीक। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे नर्सिंग काउंसलिंग 2022 में दिव्यांगता प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो जो भी ये डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, तो मैंने आप लोगों को ये पहले भी पॉइंट बताया था, आई थिंक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पूरा नोटिस ही दिया था DGME ने, राइट, जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया था कि जो भी ये जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं इनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो ये जो मेडिकल बोर्ड के थ्रू जो दिया जाएगा सिर्फ वही मान्य होगा। उसके लिए आपको डेट्स भी शायद दी गई थी कि 15 तक आप लोग अपना मेडिकल बोर्ड जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से जाकर अपना ये सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। ठीक है।
तो जिसने भी नहीं बनवाया अभी या नहीं लिया अपना ये सर्टिफिकेट, वो जाके करवा सकता है। आपके लिए 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। ठीक, तो आज तो अभी 9 अक्टूबर है, तो अभी आपके पास टाइम है कुछ दिनों का, तो आप लोग इशू करवा लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों की सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित अन्य प्रदेश के निवासी भी अर्ह हैं, बशर्ते उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किया हो और अर्ह हो। मतलब कि इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि यूपी के अलावा जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अन्य प्रदेशों के निवासी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस एक शर्त है दैट उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो और वो एलिजिबल भी हो, यानी उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। अगर ऐसा है तो अदर स्टेट वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें भी कॉलेज मिलेगा। तो इस पॉइंट से सिर्फ ये प्रूव होता है कि अदर स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सुविधा है वो ना मिले, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो और आप अदर देन यूपी से बिलोंग करते हो, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में, अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, निजी क्षेत्र के सभी नर्सिंग कॉलेज अपनी वेबसाइट पर शुल्क एवं अन्य मदों के लिए जाने वाले धनराशि का विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर ये दिया है कि दैट यूपी में जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनकी सीट्स एंड उनका जो भी फीस वगैरह का जो स्ट्रक्चर है, जो डिटेल्स है, तो वो कॉलेज की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी जब सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होगी तो उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर वही है कि अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट ये वाली एक nursing.upsdc.gov.in, फिर है यहाँ पे upneet.gov.in एंड dgme.up.gov.in। तो ये जो 3 ऑफिशियल वेबसाइट है, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आप लोगों को इन 3 वेबसाइट में ही देखने को मिलेगी, राइट। एंड फिर यहाँ पे एक ये लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नर्सिंग काउंसलिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या यानी प्रॉब्लम, शिकायत यानी कंप्लेंट हेतु विभागीय ईमेल, ये आपका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है nursingcounselingup@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया लेकिन गलती से आपने कुछ गलत फिल कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके रिगार्डिंग, या फिर आपको किसी चीज़ की कंप्लेंट है नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आप यहाँ पर इनकी इस एड्रेस पर, इस मेल एड्रेस पर मेल करके अपने शिकायत, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको वो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे और मैंने आप लोगों से शेयर किए, एंड यही था DGME का ऑफिशियल नोटिस जो कल रात को रिलीज़ हुआ था। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इससे ज़्यादा डाउट्स आपके क्लियर भी हुए होंगे। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एडुटी डिस्कशन, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। So hope you all like this video, and if you like it then don't forget to like, subscribe and share. Also press the bell icon for more such update. Thanks for watching.